हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके डे 1 कॉमर्स 1 के सीरीज एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 में जिन बच्चों को कॉमर्स में केटी लगी है 10 डेज की सीरीज आप लोग फॉलो करिए। 10 डेज में इजीली कॉमर्स की केटी कैंसिल मींस क्लियर हो जाएगी। आप लोगों का केटी का टेंशन क्लियर है। टॉपिक ध्यान से सुनना समझना है कि आपकी दो सब्जेक्ट, एक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक कॉमर्स 1, दो सब्जेक्ट का आप लोगों का 10 डेज का सीरीज चलेगा। प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, हर एक लेक्चर्स एंडिंग तक देखना है क्या गाइड किया जा रहा है आप लोगों को, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पर डे 2 से 3 क्वेश्चंस दे दूंगा। किसमें सर? कॉमर्स की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स का अलग लॉजिक है, बट मैं यहाँ पे कॉमर्स की बात करूंगा। पर डे 2 से 3 क्वेश्चंस कितनी प्रिपरेशन करनी है ऑलरेडी गाइड कर दूंगा, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। टॉपिक है सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही दिख रहा है, स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन आएगा। दो क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। ध्यान से सुनो, समझो कि पहले आपको क्या करना भाई, एक नोटबुक आप प्रिपेयर कर लो। नोटबुक में प्रॉपर तरीके से जैसा सिखाया जा रहा है, सपोज आपको ये क्वेश्चन आया स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, पहले मीनिंग पार्ट आपको लिखना है। और जो बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रहे, गलतियां कर रहे भाई, मीनिंग को बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करें, मतलब जैसा बुक में लिखा ना वैसा ही कर रहे हैं और उसको पैसेज में लिख रहे हो। तो मेरा सजेशन है मीनिंग कॉमर्स में आप पॉइंट में लिखो, ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेस्ट है। और डिफाइन याद हुआ तो बेस्ट है, नहीं याद हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, बट मीनिंग होना चाहिए वहां पे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन है सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो आपका मीनिंग पार्ट देखो क्या बनेगा। पहले तो आप बिजनेस बताओ, बिजनेस क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक ही था बिजनेस से रिलेटेड, बट बिजनेस ना करा के पहले मैंने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ले लिया, क्योंकि ये मुझे कम मेहनत में ज्यादा नंबर्स देगा। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दो क्वेश्चन 95% आने के चांसेस है, एक क्वेश्चन कंपलसरी फंसेगा, आएगा। मींस बहुत सारे एग्जाम जो आप लोग के हुए तो उसमें आप मैच भी कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस पे ये क्वेश्चन यहां से बने हैं। किसी के कॉलेज में स्टेप्स है, किसी के कॉलेज में क्लासिफिकेशन है, इसीलिए बोलो 95% चांस है, दो में से एक क्वेश्चन। तो यहां हम लोग प्रैक्टिस पहले करने वाले हैं। बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पज है सर प्रॉफिट कमाना। कौन सी एक्टिविटी है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन पर्पज है प्रॉफिट कमाना। बट कैसे प्रॉफिट कमाना? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके। मतलब सिंपल सा देखो, आप मीनिंग पढ़ लो, वही बोल रहा है। द टर्म बिजनेस रिफर्स टू कॉमर्शियल एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट, प्रोडक्शन करने का, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का, और साथ में प्रॉफिट भी कमाना है भाई। एंड फॉर द इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाने के लिए। ये तो मैंने बताया बिजनेस की थोड़ी सी बात। अब आगे बात करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलरेडी हो गए, बट ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ प्रॉफिट नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है, गोल है, उसी को बोला जाता है सर ऑब्जेक्टिव। एंड आगे बोले द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म ही हो, आपके ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं सर। और आगे बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट इंक्लूड। अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें हमारी आ सकती हैं? एक तो हमारा सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट शेयर्स, कॉर्पोरेट इमेज, इनोवेशन, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। बहुत सारे पॉइंट्स है, बट आप कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दो। ये तो हो गए आपके मीनिंग पार्ट, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। डिफाइन मैंने नहीं लिखा है, आपके बुक में 2 डिफाइन है। बच्चे लोग आपको जो इजी लगता है, कोई भी 2 डिफाइन में से कोई इजी लग रहा है, प्रिपरेशन एक कोई करना है, एक कोई प्रिपेयर कर लो आपके अकॉर्डिंग भाई। आपको जिसका सेंटेंस इजी लगा, जो याद करने में इजी पढ़ रहा है वो कर लो। डिफाइन मैंने बोला बहुत ज्यादा कोई बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अगर जिसका नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट तो उनकी बातें हो रही है। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए अगला टॉपिक सर, मतलब क्वेश्चन हमारा सर स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो ऐसा टेबल बनाना है, टेबल के बाद अगला स्टेप, मतलब ये रफ करके मैं आगे जब जाऊंगा तो उस तरीके से काम कर लेना है। पहले इतना काम हर एक बच्चे को करना है। हर एक बच्चा, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट रटने में नहीं हो रहा है, जिसके इंग्लिश की कुछ प्रॉब्लम है, जिनके पास टाइम कम बचे हैं, मतलब हर एक टाइप के बच्चों को ये क्वेश्चन है, इतना काम करना पड़ेगा। एक तो मीनिंग डिफाइन याद हुआ तो ठीक है, ये टेबल, और उसके बाद एक और
और टेबल, इतना करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर सेंटेंसेस बनाने आपको अच्छे से आते हैं तो आप करना, मतलब उसके अंदर का डिटेल्स आप लिख सकते हो, लिखना, नहीं तो इतना काम तो आपको करना ही करना है। और एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। स्टेप्स क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे मैं इसको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं, इसके बाद वाले में समझाऊंगा। स्टेप्स पहले आप याद रखो और ध्यान से देखना, स्टेप्स में पॉइंट्स आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी चीज का आप जब स्टेप करते हो भाई स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेगा ना। अब ऐसा नहीं पॉसिबल है, इसीलिए ये लाइन से ही आपको याद होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, पहले आपको अपने एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं सर, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, आगे की डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। वैल्यूज ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट किसमें वैल्यू एंड बिलीव रख रहा है उसके बारे में भी आता है हमारा। नेक्स्ट हमारा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स जो आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने को सेट करना पड़ेगा, सेट कर लिया सर, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन के बाद सर हमारा रिव्यू करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखने, यहां पे तो आपके एक मेन पॉइंट्स आपके दिए गए, मेन 5 स्टेप्स है, बट जब इसको अंदर से और डिटेल पढ़ोगे तो आपको कुछ और स्टेप्स भी इसके अंदर दिखाई आपको देंगे, जो कि हम लोग देखेंगे अगले मींस इसके अगले पार्ट में। ध्यान से सुन लो, फिर से ये लास्ट टाइम बोलो, हर एक बच्चा पहले कितनी प्रैक्टिस करना है सर, ध्यान से देखो। आपको प्रैक्टिस एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन की करनी है, मीनिंग के, डिफाइन के एंड पॉइंट्स के प्रेजेंटेशन के, लिख के 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस करना है। तो काफी बच्चों का डाउट सर तो अंदर का डिटेल्स कब पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखो, इतना रेडी होने के बाद, क्लियर सेंटेंस, इतना रेडी होने के बाद अगर किसी बच्चे को लगता है हाँ सर मैं अंदर का डिटेल भी लिख सकता हूं, तो आप बुक प्रेफर करो वहां से, और बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना आपको, 1 से 2 सेंटेंस ही अंदर के डिटेल्स आपको लिखने। और मेरा सजेशन है पहला हर एक बच्चा पहले इतना रेडी कर लो, इतने रेडी होने के बाद ही आपको आगे पढ़ना है। इतना अगर आपका अच्छा कर लिया, मतलब जितना आपको पता है मीनिंग, डिफाइन एंड पॉइंट्स, आगे पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन, तो भी इनफ मार्क्स मिलेगा। बट आगे अगर आपके पास टाइम है भाई, आपकी एबिलिटी है, आगे भी सेंटेंसेस लिख सकता हूं मैं सर, तो मेरा खुद का सजेशन रहता है, मैं सजेशन देता हूं भाई लिखो आप, बट इतने परफेक्ट 100% परफेक्ट होने के बाद ही करो कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में, और कितना मतलब कैसा प्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं। बात करेंगे आपका क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन क्या पूछेंगे सर, स्टेप्स इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आपको मीनिंग पार्ट लिख देना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव की क्या मीनिंग्स होती है, आपको जिस तरीके से बताया मैंने मीनिंग पार्ट आपको लिखना है। डिफाइन अगर किसी बच्चे को याद होता है तो बेस्ट है, नहीं याद होता है तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना डिफाइन पे। बट ध्यान से सुनना कि 2 टाइप के स्टूडेंट्स हमारे हैं, एक तो जो बाय मिस्टेक स्केटी लगी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाए थे, उनका लॉस हो गया, मतलब प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। तो सेकंड, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश बहुत बेटर नहीं है, तो अंदर का डिटेल्स नहीं लिख पा रहे सर, उनसे कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर है, टॉपिक तो समझ आ रहा है बट उसके अंदर डिटेल्स क्या लिखना है वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो मेरा सजेशन है भाई सबके लिए, चाहे आपको इंग्लिश आती है, सेंटेंस बनाने आते हैं, आपको याद होता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, सब टाइप के लिए हर एक बच्चे को पहले किसी क्वेश्चन में आपको मीनिंग तो कंपलसरी है, मीनिंग के बाद डिफाइन ऑप्शनल में दे रहा हूं, जिसको याद हो जाएगा लिख देगा, नहीं याद होगा आपको टाइम वेस्ट वहां पे नहीं करना। उसके बाद पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, जैसे जिस बच्चे की बात करूं जिसको बहुत डिटेल्स लिखने नहीं आएगा, सर मुझे इसके अंदर का डिटेल्स अभी नहीं याद होगा, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है भाई, ये ऐसे जैसा प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया है एग्जैक्ट, अगर आपने आपके एग्जाम में भी ऐसा प्रेजेंटेशन दे दिया तो भी आपको एक मींस अच्छा नंबर मिल जाएगा, गुड मार्क्स मिल जाएगा, केटी का टेंशन तो भी नहीं रहेगा। अगर मैं सब क्वेश्चंस के मीनिंग डिफाइन अगर हुआ तो मैं ऑप्शनल बार बार बोल रहा हूं, एंड पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन, उसके बाद अगर बच्चे को जिसको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सर मैं इसके अंदर डिटेल्स लिख सकता हूं, वैसे मेरा सजेशन रहता है आपका मीनिंग डिफाइन अगर ये पॉइंट्स प्रेजेंटेशन इस तरीके से अच्छा है तो आप टॉपिक के अंदर कुछ भी लिखो भाई, उससे रिलेटेड कुछ भी कैसा भी सेंटेंस आपका है आपको लिखना ही है। लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलने ही वाला है, बट नहीं लिख पा रहे जो बच्चा एकदम ही कमजोर है पढ़ने में, तो उनको मेरा सजेशन है भाई इतना काम तो करना पड़ेगा। और एक दिन में ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं दे रहा, 2 से 3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, 10 डेज में इजीली आपका केटी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? टॉपिक देखो क्या, स्टेप्स इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, तो पहले तो लाइन से याद रखना पड़ेगा, इसमें चीज ध्यान रखना पहला, क्योंकि ये स्टेप्स है, पॉइंट्स आगे पीछे इसमें नहीं चलेंगे, पॉइंट्स जैसा लिखा गया सेम चलेगा। एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, वैल्यू एंड बिलीफ्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू।
क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। थोड़ा सा टॉपिक को मैं आपको बता देता हूं। पहले आप जब बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स का सेटअप करते हो भाई, सेटअप करोगे किस तरीके से आप स्टेप्स लेके जाओगे। पहला सर ना हमारा एनवायरनमेंट देखना पड़ता है। सर कौन सा एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो टाइप के एनवायरनमेंट हमारे होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो आपको विद इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखना पड़ता है, एंड एक्सटर्नल मींस आउटसाइडर। नाम बता रहा है इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एग्जाम होता है सर कॉलेज के अंदर होता है, एक्सटर्नल होता है बाहर होता है या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। फिलहाल इस साल आपका कॉलेज सेटअप कर रहा है, बट इससे पहले ऐसा होता था। बीकॉम वाले आप लोग का तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, बट जो रिमेनिंग है बैक बीबीए बीएफए वाले उनका 25 का पहले इंटरनल होता है, बाद में 75 का एक्सटर्नल होता है। इससे एक लॉजिक लगाओ भाई, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है सर, जो विद इन कंपनी के अंदर होगा सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो ऐसे कौन कौन सी एनवायरनमेंट है पहले आपको चीज देखना पड़ेगा। कौन सी ऐसे, जैसे सर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, हमारे पास फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेस है ये आपको देखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेस भाई मैन पावर क्या है हमारा वो देखना पड़ेगा। फिजिकल रिसोर्सेस मतलब मटेरियल आपका इसमें आ जाएगा, मटेरियल पार्ट आ जाएगा। कौन कौन सी मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसको देखना पड़ेगा। पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी, कंपनी क्या बना रही है, तो ये आप एक लॉजिक लगाओ भाई, ये कंपनी के अंदर होते हैं ये सब चीज, और कंपनी के बाहर कौन होगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी आपके कंपनी थोड़ी फ्रेम करेगी भाई, वो तो गवर्नमेंट फ्रेम करेगी, बाहर वाले हैं। और सेकंड चीज सर कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी क्या बना रहे भाई, कॉम्पिटिटर का प्लान क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी क्या चल रही है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, न्यू कौन सी टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सर कंज्यूमर्स डिमांड या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आप बोल सकते हो। कंज्यूमर हमारे किस प्रोडक्ट की या फिर कौन से टाइप्स की प्रोडक्ट कितने प्राइस में डिमांड कर रहे हैं वो भी हमको प्रॉपर देखना पड़ेगा। ये आपका आता है सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब जो बच्चा कुछ भी डिटेल नहीं लिख सकता, पहले मेरा सजेशन है भाई पहले इतनी प्रिपरेशन इसी तरीके के प्रेजेंटेशन के साथ लिखना सीखो, कॉमर्स की केटी अगर क्लियर करनी है तो। सेकंड अगर बात करूं वैल्यूज एंड बिलीव्स, शॉर्ट बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूं, सिंपल सा वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब देखो दो टाइप के टॉप मैनेजमेंट हो सकते हैं, एक का बिलीव है भाई क्वालिटी, मैं क्वालिटी के साथ जाऊंगा। सेकंड का बिलीव है सर मैं क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। जो कंपनी के टॉप लेवल क्वालिटी के साथ जाते हैं सर बिलीव इन क्वालिटी एंड इनोवेशन। जैसे कोलगेट कंपनी आप देखो, कोलगेट कंपनी हमेशा इनोवेटिव नेचर की रही है, हमेशा नया करते हैं। देखा रहेगा आपने कोलगेट का एग्जांपल, कितने ऐड आते हैं और हर ऐड में कुछ नया आपको दिखता है। तो वो किस में बिलीव करे सर क्वालिटी, एंड साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेटिव नेचर के रहेंगे। और कुछ कंपनीज के टॉप लेवल मैनेजमेंट बिलीव करते हैं सर क्वांटिटी में, भाई क्वालिटी मैटर नहीं करेगा, हमारा क्वांटिटी मैटर करेगा, कितना सेल हुआ, जितने ज्यादा सेल होंगे तो मतलब क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं है। तो दो टाइप्स के बिलीव हो सकते हैं। तो शॉर्ट में आपको लिख के दे दिया, बाकी जो बच्चा आगे की प्रैक्टिस करेगा टेक्स्ट बुक से प्रेफर कर लेना बेस्ट है। क्लियर, आई होप बहुत ज्यादा डीप पे नहीं जा रहा हूं ताकि बोरिंग सा लेक्चर्स नहीं लगना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है, अगर मैं टॉप लेवल मतलब टीचर्स ही अगर सेटअप रहेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर होगा। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, मतलब ये बोल रहा हूं अगर मैं लेक्चर्स कैसे प्रोवाइड करूं, क्या प्रॉब्लम्स है, अगर मैं एम्प्लॉइज का मतलब स्टूडेंट का सुनूं तो लेक्चर्स और बेस्ट हो जाएंगे और स्टूडेंट्स को ये फील होगा सर कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सर लेक्चर्स लेके आए हैं। क्लियर, सेम ऐसा कंपनी में होगा। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉय को इन्वॉल्वमेंट कर लेती है अपने साथ में प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करने में, तो एम्प्लॉय को क्या होता है सर, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, भाई एम्प्लॉय को लगता है कि हमारी भी इंपॉर्टेंस है कंपनी में। क्लियर है, इसीलिए सजेशन दिया जाता है भाई आप लोग एम्प्लॉय को क्या करो, साथ में प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट करो। क्लियर है, जो थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हो, नीड टू इन्वॉल्व एम्प्लॉइज इन द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, नीड टू इन्वॉल्व एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है भाई, जरूरत है जब आप ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हो। इसके लिए ना एक टेक्निक्स दी गई है कॉमर्स में, एडॉप्ट EMBO टेक्निक्स, मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसको बोला जाता है। ये आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। अभी आप इतना सिर्फ समझो कि EMBO टेक्निक्स का मतलब होता है, टेक्निक्स ऐसा दी गई थी जहां पे बोला गया था जब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट, आप कोई भी प्लान एंड पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हो तो उसके साथ में एम्प्लॉय को साथ में ऐड करो। भाई एम्प्लॉय का सजेशन सुनो, एम्प्लॉय का ओपिनियन सुनो, साथ में उनको रख के लेकर चलना है। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, भाई तुमको प्रीवियस देखना पड़ेगा ना, प्रीवियस मैंने कितना स्कोर किया है,
मतलब एग्जांपल सर, कोई बच्चा सेम 1 में 60 आया और सेम 60% सेम 1 में आया तो सेम 2 में सीधा 95 का टारगेट नहीं रख पाएगा। हाँ 60 है, 65 70 रख सकता है, मतलब उसके अप्रॉक्स रख सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस कुछ था और आपने स्टैंडर्ड जो सेटअप किया, मतलब नेक्स्ट जो सेटअप कर रहे हो ना वो बहुत हाई लेवल सेटअप कर रहे हो या फिर बहुत लो सेटअप कर रहे हो, नहीं, उसके अप्रॉक्स सेटअप करना पड़ेगा जैसा आपका पास्ट परफॉर्मेंस था। आई होप हर एक बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझा। नीड टू कंसीडर पास्ट परफॉर्मेंस, सिंपल से शॉर्ट में लिख दिया भाई, आपको रिक्वायरमेंट रहेगा पास्ट परफॉर्मेंस आपका क्या रहा है। नेक्स्ट सर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको ऑब्जेक्टिव सेटअप करना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव रखना है भाई। अब जैसे मैंने बताया, कोई बच्चा अगर 60 वाला है, केटी वाला बच्चा है, अब वो 95 का टारगेट रखेगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या सर? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स मैं सेटअप कर रहा हूं रियलिस्टिक नेचर के होने चाहिए और टाइम के साथ में हमको चलना, कुछ चीजें फोकस रखनी पड़ेगी जैसे रियलिस्टिक नेचर का होना चाहिए। मैंने बोला फेलियर बच्चा, केटी वाला बच्चा 95 98 का टारगेट रखेगा, चलेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं चलेगा। सेम कंपनी भी ऐसा टारगेट नहीं रखनी चाहिए भाई कि अनरियलिस्टिक हो जाए, मतलब सपोज लाख में प्रॉफिट चल रहा है, आप करोड़ों की सोच रही, पॉसिबल नहीं भाई। थोड़े से अप्रॉक्स चलना है, रियलिस्टिक चलना है, टाइम बाउंड रह के अच्छा चलना है। देखो आप जब से आपको डे 1 डे 2 डे 3 की सीरीज आपको दे रहा हूं तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। जो टाइम मतलब डे 1 में जो लेक्चर्स दिए आपको कवर करने पड़ेंगे। केटी अगर क्लियर करना है, ऑब्जेक्टिव जब आप रख रहे हो सर केटी क्लियर करूंगा, तो कैसे पॉसिबल है? आपको सीरीज प्रॉपर फॉलो करने पड़ेगी टाइम टू टाइम। नेक्स्ट सर, प्रायोरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपने सोचा सर केटी क्लियर करूंगा, बट उस पर फोकस नहीं है भाई, आप बिजी चल रहे हो फ्रेंड सर्कल में, मोबाइल में, या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव से केटी क्लियर करना, बट आप फोकस कहीं और कर रहे हो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स पे। कैसे? सिर्फ लेक्चर्स कंटिन्यू देखना है भाई, मेहनत करना है, 10 से 15 दिन केटी इजीली क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारा सर स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड। आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लियर मेंशन होना चाहिए, क्लियर डिफाइन होना चाहिए सर क्या ऑब्जेक्टिव कंपनी सेटअप कर रही है। नेक्स्ट हमारा सर इंप्लीमेंटेशन। आपने ऑब्जेक्टिव्स तो सेटअप कर लिया, अब उसको इंप्लीमेंटेशन करना है, मतलब सर अप्लाई करना। भाई आपने सोच लिया सर 15 दिन बहुत मेहनत करना, ये तो आपने एक सोचा, सेट किया ना ऑब्जेक्टिव केटी क्लियर करना, अब इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब सर लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, नोट्स को बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब टाइम देना पड़ेगा। ये क्या होता है, इसको मैं बोल सकता हूं इंप्लीमेंटेशन आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे, मतलब बुक्स देखना पड़ेगा, लेक्चर्स देखना पड़ेगा। अब जो केटी का ऑब्जेक्टिव रखा था ये तो आपने सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गया, इंप्लीमेंटेशन होता भाई आप उसको अप्लाई कर रहे हो, मतलब सर हमको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, लेक्चर्स भी देखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए, ये आप क्या कर रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो, मींस इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो। तो कंपनी में कैसा होता है सर, कंपनी में देखो सिंपल सा ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमको चाहिए, जैसे आपको क्या चाहिए सर, बुक्स चाहिए, आपको क्या चाहिए सर, नोट्स चाहिए, आपको क्या चाहिए सर, लेक्चर्स चाहिए, तो रिसोर्सेज को कलेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो, डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज। और अगर कोई आपको डायरेक्शन देने वाला मिल जाए, जैसे मैं डायरेक्शन दे रहा हूं हर एक बच्चे को, हर एक टाइप के बच्चे को, कि हर एक बच्चा मीनिंग डिफाइन एंड पॉइंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखो जैसा आपको हर एक क्वेश्चन का सिखाया जा रहा है, तो क्लियर पास हो जाओगे। इसी तरीके से ना कंपनी में भी डायरेक्शन दिया जाता है हमारे एम्प्लॉइज को। नेक्स्ट हमारा सर मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे मैं स्टूडेंट्स को करता हूं भाई, तो 15 डेज बहुत इनफ टाइम है, बहुत इनफ टाइम है। किसी बच्चे को 2 से 3 सब्जेक्ट में मैं बोलता हूं केटी लगाए ना, 15 to 20 डेज बहुत इनफ है। पर डे आप एक हिंट लेके चलो भाई, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम कर देने हैं, मतलब टाइम तो देना पड़ेगा, विदाउट टाइम पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे मैं मोटिवेट करो, अगर कोई बच्चा 2 से 3 क्वेश्चन पर डे प्रॉपर तरीके से करता है, इजी तरीके से केटी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा 10 डेज की सीरीज फॉलो करता है, तो कंपनी भी ऐसा मोटिवेट करती है, लेकिन ये डायलॉग मार के नहीं करते। कंपनी बोलती है भाई बोनस, इंसेंटिव्स, नॉन मॉनेटरी पॉलिसीज देती है भाई, कैंटीन फैसिलिटी देती है जहां पे उनके एम्प्लॉय काम करे, गुड वर्किंग कंडीशन देता है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। लास्ट हमारा सर रिव्यू। अब आपका देखो आपने इंप्लीमेंट ऑब्जेक्टिव सेटअप रख लिया कि केटी क्लियर करना है, सर आप मेहनत भी करना चालू कर दो, तो आपने जो ऑब्जेक्टिव्स रखा था सर एक दिन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में देखूंगा, अब आपको प्रॉपर टाइम से देखना भी पड़ेगा सर मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स रखे थे उसका रिव्यू क्या है। मतलब सर मैंने सोचा था एक दिन में 3 क्वेश्चन, तो आपको ये देखना पड़ेगा एक दिन हो गया आपका, तो 3 क्वेश्चन आपके कवर हुए क्या, अगर नहीं हुए हैं तो क्या मिस्टेक्स आई है, क्या डिफरेंस आए हैं, आपको वहां पे करेक्टिव मेजर्स रखने पड़ेंगे।
नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। मतलब सर ना पीरियोडिकल रिव्यू करना पड़ेगा भाई, पीरियड वाइज आपको रिव्यू करना पड़ेगा, टाइम वाइज आपको रिव्यू करना पड़ेगा, कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बोले तो क्या, स्टैंडर्ड बोले तो सर जो हमने सोच के रखा है भाई, स्टैंडर्ड मतलब एक दिन में 3 क्वेश्चन, तो मतलब 3 क्वेश्चन आपका ये स्टैंडर्ड हो गया, और एक्चुअल में कितने क्वेश्चन आपने किए उसको कंपेयर करो भाई, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, और अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो आपको करेक्टिव मेजर्स की रिक्वायरमेंट है भाई, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर एक दिन में 2 दिन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे पर डे में, तो करेक्टिव मेजर्स आपको लेना पड़ेगा। आई होप हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रॉपर नोट डाउन कर करके नोट्स प्रिपेयर करते रहना, और पर डे में बोलता हूं 2 से 3 क्वेश्चन कॉमर्स में अगर किसी बच्चे को किटी लगी है फॉलो करते रहो। कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज आप लोग की चल रही है। तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। 2 क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का क्या है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स करके आप लोग का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 5 टाइप्स के क्लासिफिकेशन आपके हैं। आपको केवल 2 टाइप पूछा जाता है, कोई भी 2 पूछ सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट में से जो 2 है वहां पे मैंने रख दिया है। एक तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, एंड सेकंड इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर मेंशन किया जाएगा कौन से ऑब्जेक्टिव चाहिए। 2 मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से। देखो ये प्रेजेंटेशन आप लोग को दिया गया है टेक्स्ट बुक के हेल्प से, रिमेनिंग 3 आपको बनाने हैं, और ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन हम लोग किए। पहला तो स्टेप्स हो गया ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस आप लोग के 95% चांस है। कितना परसेंट? 95। एक क्वेश्चन कंपलसरी आने के चांसेस रहते हैं, 95% मैंने बोला है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप लोग कर लो। क्वेश्चन है सर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। मैं फिर से बोलता हूं 2 कोई पूछा जाएगा, इसमें 5 है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक आपके पास है तो आप देखे होंगे, आपके 5 टाइप्स है। क्लियर दोनों नाम मेंशन करके भेजेगा। सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का पहले मीनिंग लिख देना। मीनिंग कौन सा सर? जो पहला स्टेप्स में पढ़े ना वहां पे, मतलब मीनिंग एक जगह किया तो दोनों जगह बेनिफिट मेरे को मिला। मीनिंग प्लस डिफाइन अगर हमने किया तो। नेक्स्ट हमको क्लासिफिकेशन का इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, और मतलब प्रिपरेशन इसी वे में कर लो भाई, कि मोस्ट ऑफ काम आपने इसी टेबल में कर दिया, दिखा दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्ट। बात करूंगा 2 टाइप, एक तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव जिसका दूसरा नाम है सर 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स में बात होती है सर, पहले तो हम सर्वाइवल की तरफ देखते हैं ना, उसके बाद प्रॉफिट तो हमारे काफी दूर चलता है। पहले आप सर्वाइव तो कर लो भाई, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव तो करे, उसके बाद ग्रोथ एंड आगे के स्टेप्स हमारे चलते हैं। तो ये पहला बात करता है 3 फोल्ड की। अगर बात करूं पहले इसकी क्लियर कर दूं मैं, एक तो होता है सर्वाइवल, पहले बोलते हैं सर्वाइव कर लो भाई। नेक्स्ट हमारा सर ग्रोथ। ग्रोथ भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब समझ गया सर, इंटरनली मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर की बात हो रही है। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले फैक्टर की हमारी बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा सर प्रेस्टीज होता है। 3 नाम याद हो जाने चाहिए। क्लियर? चलिए जब बात करेंगे सर्वाइवल के कुछ फैक्टर्स हमारे यहाँ पे आते हैं जिसको ध्यान में रखना है। अगर हमको सर्वाइव करना है मार्केट में, तो सर्वाइव करना है मार्केट कंपटीशन में, सर्वाइव करना है हमारे बिजनेस लाइन में, तो कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। जैसे सर एक तो कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए। मतलब कॉस्ट रिडक्शन मतलब फालतू के सिंपल सा बोलो भाई, कॉस्ट जो आपकी लगती है ना पॉसिबल हो कि कम से कम होनी चाहिए, एंड रिजल्ट हमको सर बेहतरीन मिलना चाहिए, मींस बेस्ट मिलना चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट सर गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भाई कंपटीशन का एडवांटेज आपको मिलना चाहिए, मतलब हमें इनोवेटिव भी होते रहो भाई, इनोवेशन होते रहो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहो, एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स एट ए रीजनेबल प्राइस हमारे कस्टमर को मिलना चाहिए, तभी तो आप कंपटीशन में रहोगे। कंपटीशन में अगर आप हो तो आपकी कंपनी का गुडविल क्रिएट होगा भाई, कॉर्पोरेट इमेज बनेगा, और कॉर्पोरेट इमेज मींस नाम एक बार मार्केट में बन गया तो कॉमन सी बात है सर, प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट होता है हमारा गुडविल, उसके बाद तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमको मिलता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं ना भाई, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। मतलब सर क्या है बोले, समझा नहीं, मतलब सिंपल सा बोलो ना भाई, आपको ये मैं लेक्चर्स दे रहा हूं,
10 डेज का लेक्चर्स और क्वेश्चन जब देखना आपका एग्जाम होगा ना, इसी में से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा 100% ही आएंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। अब ये आपको एक तरीके का मैं रिसोर्स दे रहा हूं भाई, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपका काम क्या, जो रिसोर्सेस मैंने आपको दिया, मतलब लेक्चर्स दे रहा हूं, नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, पेपर प्रेजेंटेशन आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से करना है, ये रिसोर्स को आपको प्रॉपर यूज करना है। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए, मींस केटी क्लियर करने के लिए बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो करना पड़ेगा अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूज। सेम कंपनी बोलती है कि जो भी रिसोर्सेज आपको मिले ना भाई, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो उसको। नेक्स्ट हमारा सर इंप्रूवमेंट इन कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ ना रिलेशन अच्छा से बना के रखना है, कस्टमर के साथ वन टाइम नहीं होना चाहिए, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा तो कस्टमर मार्केट में गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे सर, सिंपल सा, मैंने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन, पहले तो हमारा फिक्स हो गया कि हमारे यहाँ से सामान लेने वाला है, सेकंड और भी फ्रेंड सर्कल और भी लोगों को बताएगा कि भाई इस कंपनी का ये प्रोडक्ट अच्छा मैंने परचेज किया था, काफी अच्छा हुआ, तो क्या रहेगा, सामने वाले को भी इनकेस रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपके यहाँ से लेने वाले, इसीलिए ना अच्छा रिलेशन बना के रख लो। नेक्स्ट सर हमारा ऑब्टेनिंग एम्प्लॉय सजेशन, हमेशा एम्प्लॉय का भी सजेशन सुनना चाहिए, ओपिनियन रखना चाहिए। क्लियर सर, बहुत डिटेल नहीं जा रहे भाई, बहुत डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ग्रोथ की बात करेंगे, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल में होता है हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या ग्रोथ की स्ट्रेटेजी मैं अपना सकता हूं भाई, एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों की बात, तो कंपनी बोलती है तीन मेन है हमारे, एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब जैसे सिंपल सा एग्जांपल ये देखो आपको ले रहा हूं, ये देखो ब्लैक मार्कर पहले मार्केट में चला, बहुत चला, ब्लैक मार्केट के बाद कंपनी ने बोला भाई इसने तो मार्केट पूरा कैप्चर किया, अब मैं थोड़ा सा न्यू मार्कर लेके आ रहा हूं, ब्लू एंड रेड लेके आ रहा हूं। ब्लू एंड रेड मतलब इन्होंने क्या किया, इनोवेटिव किया भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है मार्केट में, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट में देखा रहेगा ग्रीन भी मार्कर आ गया, तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक मार्कर के बाद से और लाने चाहिए। तो सेम कंपनी भी आपने देखा रहेगा, बहुत सारी कंपनी एक प्रोडक्ट उनका मार्केट में बहुत डिमांड है, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, दूसरा और प्रोडक्ट अपने कंपनी का लॉन्च किया है। मार्केट डेवलपमेंट, नए नए मार्केट कैप्चर करो भाई, नया मार्केट शेयर बढ़ाओ, नए नए मार्केट में जाओ, अपने कस्टमर्स बनाओ, जितने ज्यादा कस्टमर, मार्केट जितना ज्यादा कैप्चर करोगे, मार्केट जितना ज्यादा शेयर करोगे, कंपनी का बेनिफिट मिलने वाला है। मार्केट पेनिट्रेशन में होता है हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब अगर कंपनी ने ब्लू एंड रेड मार्कर लॉन्च किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक वाले को भूल जाए भाई, ब्लैक वाले के मार्केट को भूल जाए, इस मार्केट मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आपके होते हैं ना, उसकी तरफ भी, मार्केट की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका मार्केट भी एक्सपांड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई न्यू प्रोडक्ट पे ही फोकस होना चाहिए, मतलब ओल्ड प्रोडक्ट जो हमारे वहां पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक तो होता है मर्जर मींस होता है भाई मिक्स हो जाओ, शॉर्ट में समझा रहा हूं, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है मर्जर का, बट आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि जैसे सपोज मेरी कोई कंपनी है पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं कमा रही है, मैं सोच रहा हूं कंपनी को लॉस में मतलब जा रही है, बंद कर दो, या फिर उतना गेन नहीं है जितना मैंने सोचा था, और भी सिमिलर मेरे जैसा कोई कंपनी है, वो भी सेम, उसकी भी सेम कंडीशन है, तो हमने बोला बंद करने से अच्छा भाई दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों आके मिल जाते हैं, और सेम बिजनेस जब हमारा वही है तो वो सेम करते हैं, तो इसमें भी कंपनी का बेनिफिट मिलता है। टेक ओवर मतलब होता है दूसरे की कंपनी को टेक ओवर कर लेना, जैसा कोई क्लासेस बंद हो रहा है तो मैंने उनको ऑफर दिया भाई एक काम करो, बंद करने से बेस्ट है आप इतना पैसा ले लो और मुझे दे दो अपना क्लासेस। क्लियर, टेक ओवर में भी बेनिफिट है। जॉइंट वेंचर्स होता है, जॉइंट वेंचर मतलब होता है सर कोई देखो एक कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, जब कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मैं सपोज अकेले डील नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने क्या किया कि मेरे जैसे सेम किसी कंपनी वालों को मैंने पकड़ा और बोला भाई ये प्रोजेक्ट हम लोग साथ में करते हैं, जो प्रॉफिट होगा इतना शेयर करेंगे, इतना हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां पे भी बेनिफिट्स कंपनी को मिलता है क्या, एक प्रोजेक्ट का कंपनी मींस बेनिफिट्स उनको मिलता है। बट ये ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म मोस्टली जो होते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब कि एक प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, वो प्रोजेक्ट का काम खत्म तो जॉइंट वेंचर खत्म, मींस पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है। क्लियर सर। नेक्स्ट हमारा प्रेस्टीज मींस होता है भाई, यहाँ पे थोड़े से ध्यान में रखने हैं कि हम जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे होने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे होने चाहिए, और क्या सर चार्ज राइट प्राइसेस होना चाहिए, राइट प्राइस आप चार्ज करो, रीजनेबल प्राइस आप लोग रखो। इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स मतलब प्रमोशन का अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आता है प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जैसे सेल्समैन हो गया, एंड उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड करो, और कुछ न्यू ऐड के थ्रू मतलब
प्रॉपर तरीके से ऐसा रखो कि एडवर्टाइजिंग हमारा होना चाहिए। CSR एक्टिविटीज करना, CSR एक्टिविटीज मींस होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अच्छी अगर इनकम हो रही है भाई डोनेशन कर दो, कहीं चैरिटी कर दो, एंड चाहे एजुकेशन फील्ड में कर दो, मतलब कहीं ना कहीं करो, हॉस्पिटल में, एजुकेशनल फील्ड में या कहीं पे भी ऐसा करना चाहिए भाई, बेनिफिट्स मिलता है। इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कोई प्रोडक्ट कोई आपने क्या किया, सेल कर दिया तो उसके बाद आप ध्यान नहीं दे रहे हो कस्टमर पे, नहीं, आपको क्या करना है भाई, अगर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो इफेक्टिव नेचर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर इंक्लूड थे, तीनों बता दिया, प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स पढ़ लेना डिटेल में। नेक्स्ट बात करेंगे सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक वर्ड बात होता है तो कॉमर्स में हमारे प्रॉफिट की बात होता है कि इनका सिंपल से अगर बोलूं तो भाई घूम फिरा के एक ही बात करते हैं भाई हमको प्रॉफिट कमाना, हमारे मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है। तो पहला पॉइंट ही आता है प्रॉफिट कमाना, भाई पहला तो प्रॉफिट कमाना है। आपने सरवाइव कर लिया, आपने ग्रोथ कर लिया, तो भाई क्यों कर रहे हो भाई, अब इसके आगे सोचना प्रॉफिट मिलना चाहिए हमको। उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि भाई कस्टमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट गेन करना, और प्रॉफिट गेन करना है तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स जितना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा प्रॉफिट होगा। इसमें जितने पॉइंट्स लिखे गए हैं उनका लिंक कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट से मैच हो जाएगा। जैसे सेल्स क्यों आया, कि सेल्स जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा हमारी भाई प्रॉफिट होने वाली है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट एक्सपांड करो भाई, नए नए मार्केट पकड़ो, नए नए मार्केट पकड़ो, जितने ज्यादा मार्केट पकड़ोगे उतने ज्यादा प्रॉफिट हमारी होगी। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, नए नए कस्टमर्स बनाते रहो भाई, नए नए कस्टमर जितना बनाओगे, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखो, नए कस्टमर क्रिएट करो, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स बनेंगे उतने ज्यादा क्या होगा सर, प्रॉफिट होने वाला है। क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब ये नहीं सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है भाई, अपने शेयर होल्डर्स की भी तरफ ध्यान रखना। इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, जो भी है ना उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दो भाई। अगर आप अच्छी प्रॉफिट कमा रहे हो तो अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करो, और कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, जैसे बोनस शेयर आपने सुना होगा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इस तरीके से सिर्फ अपना ही प्रॉफिट नहीं देखना, अपने शेयर होल्डर्स को भी देखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल आपको दिया। नेक्स्ट हमारा सर इनोवेशन, कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो तो भाई इनोवेटिव नेचर के भी रहो। इनोवेशन मींस क्या होता है सर, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करो भाई, न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। न्यू टेक्नोलॉजी, भाई नया कोई टेक्नोलॉजी अगर आए तो वो लॉन्च कर दो भाई। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी देखना है, कॉस्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए, इसको बोलते हैं इनोवेटिव। नेक्स्ट हमारा सर कॉर्पोरेट इमेज, अपने गुडविल, कॉर्पोरेट इमेज की जैसे बात करते हो उसको आप बोल सकते हो एक अच्छी इमेज बना के रखना, मतलब गुडविल क्रिएट करना है। और गुडविल कब क्रिएट होगा, जब हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारा सर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन नाम ही बोल रहा भाई, नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करना है। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन कब होगा, जब आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और अच्छा प्रॉफिट भी कमाना है। और लास्ट में इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर भी हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा नए प्रोडक्ट के भी केस में। लास्ट हमारा सर मार्केट शेयर, मार्केट शेयर मैंने ऑलरेडी बताया, मार्केट जितना ज्यादा कैप्चर करोगे भाई, कवर कर लोगे ना, उतना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो जैसे कुछ हिंट कैसे आप कवर कर सकते हो, एक तो राइट मार्केटिंग मिक्स, सही मार्केटिंग मिक्स के थ्रू कर सकते हो। इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस, अच्छा आफ्टर सेल सर्विसेस प्रोवाइड करके कर सकते हो। इफेक्टिव डीलर नेटवर्क, डीलर्स के साथ अच्छा नेटवर्क है, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन है, तो ये सब एडवांटेज आपको मिलता है एक मार्केट कवर करने के लिए। क्लियर है, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसी बेस पे रिमेनिंग 3 आपको बना लेने हैं और आज ही कर लेना है जब आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर है। तो आज के दिन में आपको 2 क्वेश्चन दिया हो, दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज। सिर्फ हमको सर अलग क्या पढ़ने हैं, पॉइंट्स अलग पढ़ने हैं, एंड पॉइंट्स सर मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिख सकता, तो एटलीस्ट इतना लिखना सीख लो, इतना बनाना सीख लो प्रेजेंटेशन के साथ में, इनफ है। इसके आगे कुछ भी लिखने आता है, पॉइंट्स देखो मेन काम तो मैंने कर दिया, अब इसके आगे आप लिख सकते हो तो ठीक है भाई, अच्छा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और मेरा सजेशन है तो जैसे भी सेंटेंस जैसा भी आपको याद है, बुक का रटा हुआ कॉमर्स में नहीं चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट उनको चाहिए, कॉन्सेप्ट उनके जैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं जैसा बुक में लिखा वैसा ही चाहिए, कॉमर्स में अपना वर्डिंग, अपने सेंटेंस लिख सकते हो। जो बच्चों को डाउट है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कैसा भी बट कॉन्सेप्ट वही होने चाहिए। तो मेरा सजेशन है इतना करने के बाद अगर कोई बच्चा हर एक
पॉइंट्स में 1 से 2 सेंटेंस भी ऐड कर देता है, एक 2 सेंटेंस ऐड किया इनफ है, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट क्या कंडीशन है, मीनिंग डिफाइन एंड ये प्रेजेंटेशन जैसा मैंने सिखाया वैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। 2 लेक्चर्स की सीरीज आपको, 2 सब्जेक्ट की सीरीज आपको प्रोवाइड हो रही है, 10 डेज की सीरीज हमारी सर इकोनॉमिक्स की एंड कॉमर्स 1 की। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करते रहो जिनको कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में केटी लगी होगी। 2 होमवर्क हो गया आपका, 2 क्वेश्चन जो आपको कराए वो हो गया एंड इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं कंपलसरी। 95% एक क्वेश्चन फंसने वाला है इसमें से। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे डे 2 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।